स्टेचू देगा उनको। ये ताजमहल जो है भारत की पहचान है। अभी तक तो हम वहां ताज चाय पी रहे थे, अब वो जाने लगा। जिस डॉक्टर को आपने भेजा है उसके बारे में मैं कई स्टेजेस पे बता सकता हूं कि कहां कहां उसने बीमारी ठीक करी। वो राष्ट्रपति भवन में गया और प्रणब मुखर्जी से बात की, उससे कहा कि ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये ताजमहल भारत की कब से पहचान हो गया। तो उन्होंने कहा पुरानी परंपरा है। अब प्रणब मुखर्जी भी उस वक्त नए नए मोदी से मिल रहे थे। उन्होंने कहा ये पुरानी परंपरा है, तो उन्होंने कहा तो ये तो परंपरा तो बदलनी चाहिए। तो मोदी साहब ने क्या करा कि दुनिया का बेहतरीन जो पब्लिशर है उनको बुलाया गया और सरकारी तौर पर यह निर्णय लिया गया कि फाइनेस्ट क्वालिटी की गीता छपेगी और जो मेहमान बाहर से आएगा उसे गीता दी जाएगी। देखिए बात छोटी है, बात का महत्व आप माने कि गीता और ताजमहल, लेकिन भारत की पहचान और संस्कृति ताजमहल और कुतुब मीनार और लाल किले से नहीं है। इसलिए ऐसी परंपराओं को तोड़ करके उसके क्या मैसेज बाहर जाना है यह महत्वपूर्ण है। एक और उन्होंने परंपरा तोड़ दी। हमारे यहां सिंह साहब की स्पीच में आपने काफी सुना, ये 3-4 घटनाएं याद हैं कि साहब पठानकोट में, उड़ी में। मैं समझता हूं कि अगर आप पिछले 30-35 साल की डायरी बनाना शुरू करें तो इस देश में हर हफ्ते कोई ना कोई बम धमाका हुआ है देश भर में, आपके पास गिनती नहीं होगी। जब भी बम धमाका होता था उस वक्त की सरकारें फौरन तो यह पता कर लेती थी कि यह लश्कर तोयबा ने किया या जैश ए मोहम्मद ने किया है, और उसके बाद फिर उनकी टीम लगती थी कि भाई इस पे एक डोजियर तैयार करो। तो डोजियर यहां से जाता था इस्लामाबाद और दे देते, तो वो कहते हमें मिल गया। उनका साहब इसमें हमें पूरी बात समझ में नहीं आ रही कि ये डोजियर में कब कब क्या करना है, उनका दूसरा भेज देते हैं। तो ये इतने डोजियर भेजे, लेकिन आपके आदमी ने आपके राज्य के उस महान आदमी ने, जिसे आपने जब यहां कहा कि आप पहले इसका इलाज करें, तो उन्होंने यहां का इलाज करा। और जब आप लोगों ने 15 साल में यह परख लिया कि यह सही डॉक्टर है, गुजरात का इलाज कर सकता है, तो उसने कहा इसको देश में भेजो, वहां इलाज करेगा ये। तो उन्होंने अपने इलाज में क्या किया कि जब पुलवामा हुआ तो वो हमारे मित्र जो बॉर्डर पार हैं वो बोले डोजियर भेजेगा। वो डोजियर का इंतजार कर रहे थे, इसने डोज दे दी। अब वो बेचारे इस बात पे बेचारे परेशान है कि भाई डोजियर बगैर दिए ही तुमने हमें डोज दे दी, और डोज ही नहीं दी बल्कि ये कहा कि अगली बार इससे डबल दूंगा ताकि जल्दी बीमारी ठीक हो जाए। अब हमने डोज दे दी, लेकिन इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये कहता है कि नहीं डोज नहीं देनी चाहिए थी। देखिए साहब आपने उनके साथ ऐसा कर दिया, इसके बाद भी आपका एक एयरफोर्स का ऑफिसर वहां था और बड़ा दिल दिखा करके उन्होंने उसे वापस कर दिया। अब उन्हें यह नहीं पता कि बड़े बड़े मुल्कों ने कहा छोड़ दो नहीं तो और मारे जाओगे। ये नहीं बोलते हैं, वो ये बताते नहीं हैं। मैं बार बार अपनी स्पीच में, अपने लेक्चर में, अपनी गुफ्तगू में एक ही बात कहता हूं कि पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, दुनिया भर के मुल्क को जो करना है करे गए। भारत की जो फौज है, आप कर्नल आर.एस.एन. सिंह के इस जज्बे को सलाम करें कि आप फौज में रहे, मिलिट्री इंटेलिजेंस में रहे
रॉ में रहे और आज इतनी किताबें पढ़ते हैं जितना कोई फौजी नहीं पढ़ता, और उसके बाद टेलीविजन के ऊपर खड़े होकर के, टेलीविजन पे आकर के जो बौद्धिक आतंकवादी हैं उनको पूरी तरीके से लताड़ते हैं, चिल्लाते हैं, उनको कॉर्नर करते हैं। वो आर्मी पाकिस्तान को भी जवाब दे देगी, बांग्लादेश को भी दे देगी, और भी किसी माई के लाल को टेस्ट करना है उसको भी जवाब दे देगी। लेकिन क्योंकि मेरी तालीम और तरबियत वहां हुई है जहां से पाकिस्तान के बनने की शुरुआत हुई थी, तो मेरी ट्रेनिंग भी कुछ वैसे ही है। तो मैं ये कहता हूं कि सेना अपना काम कर रही है, सेना अपना काम पहले भी कर रही थी, अब ज्यादा अच्छा कर रही है, क्योंकि जब डॉक्टर ठीक होता है तो कंपाउंडर भी काम ठीक करता है। मेरी चिंता है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मैं जगह जगह कह रहा हूं, सेना अपना काम करेगी, लेकिन इस देश के अंदर हर 15 दिन में 10 सर्जिकल स्ट्राइक होने चाहिए। इस देश के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक गद्दार बैठे हुए हैं, अलग अलग मुखौटों में हैं, अलग अलग एरियाज में हैं। वो दिखते नहीं हैं। वो कब दिखते हैं? जब कोई संकट पैदा होता है तो वो यकायक निकलते हैं, कहते हैं देखिए इमरान खान को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और इस देश के लोगों में कुंठा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास से कमतरी भरते हैं वो। और ताजा उदाहरण है कि परसों एक साहब विदेश में हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं गुजराती हैं, तो कोई ये तो तय नहीं कि हर गुजराती वही होगा। भाई मैंने कहा कि गुजराती तो बापू भी थे, और गुजराती तो पाकिस्तान का फादर ऑफ नेशन भी था, तो कुछ कुछ बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो उसकी चिंता ना करें। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा, वो कांग्रेस पार्टी के मौजूदा सदर मोहतरम राहुल गांधी के एडवाइजर हैं। अल्लाह करे ऐसी एडवाइजर रहे उनके। विदेश का जो सेल है कांग्रेस पार्टी का, उसको देखते हैं। लेकिन कल मुझे एक बात और पता चली कि राजीव गांधी के जमाने में ज्ञान आयोग के अध्यक्ष भी थे। वो जो नेशनल कमीशन फॉर नॉलेज था उसके चेयरमैन रह चुके हैं। तो उन्होंने अपनी नॉलेज का कल ये सबूत दिया, कहा कि देखिए ये क्या गलत बात है कि 26/11 हुआ था, अगर पुलवामा हो गया हमें इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए ये नहीं बताया उन्होंने। लेकिन मेरा कहना सिर्फ यह है कि चाहे सैम पिट्रोडा हो या और दूसरे लोग हों जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, ये कौन लोग हैं जो इस देश में आए हुए बदलाव को, इस देश में 700 साल की गुलामी के बाद जब आपको पहली बार यह एहसास हुआ कि आप भेड़ के बच्चे नहीं हैं, आप शेर के बच्चे हैं। वो शेर न बन पाए, आपको यह एहसास न हो पाए, आपके अंदर वो बुर्दारी पैदा ना हो पाए, आपको अपने इतिहास पे गर्व ना हो पाए, वो लोग पूरी ताकत से आपको दबाते हैं, आपके नैरेटिव को कुचल देते हैं। गुजरात के आदमी हैं तो गुजरात के लोगों को पहले समझ में आया होगा, लेकिन मैं तो यूपी का हूं, मेरी भी समझ में आ गया था। पहला भाषण था पार्लियामेंट में। मैं कोई पार्टी वार्टी का आदमी नहीं हूं, अपनी जगह है, लेकिन चीजों को एनालिसिस करना चाहिए। पहला पार्लियामेंट में भाषण था, लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आई, नहीं आई, मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन मुझे तो एक ही बात अच्छी लगी। उन्होंने जब यह कहा कि भारत 700 साल की गुलामी की वजह से अपनी पहचान भूल गया है, तो इस देश में 30-35 करोड़ लोगों को इतनी जोर से गुस्सा आया कि दीवारों में सर मारने लगे वो अपना। यह कैसे हो सकता है? हम तो 250 साल अंग्रेजों के गुलाम थे, मुगल तो हमारे भाई थे, हमारे चचा जान थे, हमारे मामा थे, उनकी गुलामी थोड़ी नहीं थी कोई। ये तो उनको भी कह रहा है कि वो भी आए थे यहां पे, तो बड़ी प्रॉब्लम हुई लोगों को। बेचारों का दर्द खत्म होता कि पहली मन की बात आ गई। आप मेरी बात को गौर कीजिएगा,
कुछ लोग जो हैं किसी बीमारी का इलाज करते हैं, लेकिन इस शख्स ने हिंदुस्तान की गुलामी का इलाज करा है। ये जो मानसिकता है आपकी डरने की, हम नहीं मारेंगे, हम पहले ये नहीं कहेंगे, वो हमें मार ही देगा तो फिर हम किस काबिल बचेंगे मारने के भाई। उसने अपनी मन की बात में एक कहानी सुनाई। मैं भी बॉम्बे में था तो मैंने कहा कि आप लोगों को कुछ याद है, तो बेचारे वो लोग भी भूल गए। हमें वैसे भी इस देश के राष्ट्रवादी लोगों को भूलने की बहुत बीमारी है, हम लोग जल्दी भूल जाते हैं। उसने अपनी कहानी में बहुत शॉर्ट में बोलना चाहता हूं, आप सबको पता होगा, पहली मन की बात में उसने इस देश के राष्ट्रवादियों को, जो 5000 साल की सत्ता के गवाह हैं, 5000 साल पुरानी संस्कृति के वाहक हैं, उनको मैसेज देने की कोशिश की उसने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के। तब भी बहुत लोगों को समझ नहीं आया। तब उसने एक कहानी सुनाई थी शेर की। आप में से किसी को याद है? एक शेर की कहानी सुनाई थी कि एक शेर शेरनी जंगल में जा रहे थे, उनके 4 बच्चे थे। शेर शेरनी की प्रवृत्ति होती है कि जब वो सामने जानवर को देखते हैं तो वो शिकार करते हैं। तो भेड़ों का एक झुंड जा रहा था, शेर शेरनी ने उस पर हमला किया। हमला करते करते वो लोग आगे निकल गए। उनके 4 बच्चों में से 3 बच्चे तो बेचारे आगे चले गए शेर शेरनी के साथ में, एक बच्चा पीछे रह गया। जब वो पीछे रह गया तो भेड़ों के बीच में मिल गया। भेड़ों के बीच में मिल गया तो उसकी हरकतें कुछ सालों के बाद भेड़ों जैसी हो गई। वो वैसे ही सोचने लगा, वैसे ही अपने अंदर कुंठित होने लगा और अपने आप को भेड़ समझने लगा। लेकिन कई साल के बाद 2014 में एक आज फिर लौटा शेर जंगल को। उसे नहीं मालूम था कि मैं तो गुजरात में टाइम बिजी कर रहा था, यहां तो मेरा एक बच्चे ही भूल गया कि उसे पता ही नहीं मैं क्या हूं। जब वो दिल्ली लौटा तो उसने कहा कि भाई ये देखो, ये कुछ हमारा बच्चा लग रहा है, ये तो 4 था। वो पहचान लिया उसने उस बच्चे को, और पहचानने के बाद अपनी बीवी से कहा उसने, शेरनी से, कि जाके तुम इसको एहसास कराओ कि तुम्हारा बच्चा ही है। वो उसके पास गई और कहने लगी कि तू मेरा बच्चा है। बोला मैं सेकुलर हूं, मैं तुम्हारा बच्चा नहीं, मैं सेकुलर हूं। उसने कहा नहीं बेटा तू सेकुलर नहीं है, तू शेर है। वो नहीं माना। आखिर में जंगल में आप जानते हैं कि एक तालाब के पास, कुएं के पास वो गई और उसने अपना चेहरा और उससे कहा कि तू अपना चेहरा देख। दोनों ने जब चेहरा देखा तो उस बच्चे के मुंह पे भाव था कि उसको लगा कि जैसे कुछ वो गलत कर रहा था। और जैसे ही शेरनी ने दहाड़ मारी, उस बच्चे को सडनली उसका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट था वो बाहर आया और उसने जोर की दहाड़ मारी और बोला यस मैं तेरा बच्चा हूं, मैं सेकुलर नहीं हूं आज से। 2014 में आपको एहसास कराया कि 700 साल की गुलामी के बाद पहली बार आपको कि आप शेर हैं। आपको अपने शेर होने का एहसास कराया। यह मेरे लिए महत्वपूर्ण बात है। काम होंगे, सड़क बनेगी, गिरेगी, यह सब चलता रहेगा। सरकारें इस काम के लिए नहीं आती। सरकारें आती हैं देश की संस्कृति को कैसे बचाया जाए, देश के इतिहास को कैसे बचाया जाए, इतिहास में हुई गलतियों को कैसे ठीक किया जाए। यह महत्वपूर्ण है। किसको क्या मिला, किसको क्या नहीं मिला, यह महत्व नहीं है। लिहाजा आप ये मान के चलिए कि 2014 में आपने क्या सोच के वोट दिया था मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त बहुत मैंने ट्रैवलिंग की तो मुझे पहली बार यह एहसास हुआ 5-6 लोकसभा इलेक्शन कवर करने के बाद कि इस इलेक्शन का मिजाज कुछ और है। और इसमें मैंने किसी को नहीं ये कहते सुना। मैं जब बनारस में उतरा अपने ऑफिस के लिए कवर करने के लिए, तो मेरा गाड़ी मैंने बुलाई हुई थी, वो ड्राइवर आया और मैंने उससे कहा कि भाई एक जर्नलिस्ट की क्यूरियोसिटी होती है, वो ड्राइवर से बात करता है आम लोगों से। तो मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो बोला राम। तो मैंने कहा तुम्हारी क्या जाति क्या है? बोला मैं हिंदू हूं। तो ये जो उसका कहना था कि मैं हिंदू हूं, मुझे बड़ी देर तक अजीब सा लगता रहा कि ये क्यों नहीं कह रहा कि मैं यादव हूं, कि मैं दलित हूं, कि मैं ठाकुर हूं, कि मैं ब्राह्मण हूं। उसके बाद फिर मैंने टैक्सी छोड़ दी, फिर मैंने रिक्शे में घूमा। बनारस जैसी जगह में जहां जातियों का बड़ा रोल है, मुझे 24 घंटे बाद समझ में आया कि यह देश अब हिंदू हो गया है।
और 2014 में आपने कोई सवाल खड़ा नहीं किया, आपने आइडियोलॉजी के एंगल पे कोई बात नहीं की, आपने दलित नॉन दलित पे बात नहीं की, आपने ऊंच नीच की बात नहीं की, आपने गरीब अमीरी की बात नहीं की। पहली बार मैंने देखा, मैं नहीं जानता 5 इलेक्शन से पहले मेरे दादा परदादा ने, मेरे वाले साहब ने क्या देखा, मैं पहली बार मुझे एहसास हुआ कि इस देश की मेजॉरिटी को पता चला कि वो भी सरकार बदल सकती है। लेकिन अब तक सरकार कोई और बदलता था और वो तय करता था कि आप सेकुलर हैं या नहीं हैं, वो आपको सर्टिफिकेट देता था। और वो कौन लोग सर्टिफिकेट दे रहे थे? जिनकी किताब का पहला कलमा यह है, पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अर्थात अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं है। वो सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट आपको दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि असल लोगों ने पहली बार उनसे सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट मांगा है कि तुम बताओ इस भारत में तुम भारतवासी पहले हो, मुसलमान पहले हो, क्रिश्चियन पहले हो या कुछ और पहले हो। यह सवाल जब पूछने लगे आप लोग, और इस सवाल को पूछते पूछते 4.5 साल हो गए, तो मैंने देखा कि इस देश में कोई धमाका नहीं हो रहा। तो अब नए नए शब्द कॉइन किए गए, क्योंकि जनरेशन बदल गई है। हमारी मां तो सत्तू खिलाती थी, अब तो पिज्जा खा रहे हैं बच्चे। तो अब इन बच्चों को कैसे वर्गलाया जाए? तो कहा गया कि देखिए ऐसा है कि कम्युनलिज्म शब्द नहीं इस्तेमाल किया विरोधियों ने, देशद्रोहियों ने। यह कहा कि देखिए इस मुल्क में जो है हिंदू समाज इनटॉलरेंट हो गया है, बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गया, छोटी छोटी बात पर रिएक्ट कर रहा है। और ये उन लोगों से कह रहे हैं कि जिनकी बर्दाश्त करने की क्षमता से 700 साल गुलामी बर्दाश्त की हमने किसी को मना ही नहीं किया। हमने कहा आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, सब रहिए। लेकिन उन सब ने मिलकर हमें कॉर्नर कर दिया। हमसे कह रहे हैं वो लोग। तो एक इंटॉलरेंट वर्ड निकाला गया। फिर उसके बाद में कहा गया कि यार इससे भी काम नहीं चल रहा है। लोगों ने सेकुलरिज्म को बताना शुरू कर दिया कि सेकुलरिज्म क्या है। तो जब वहां चोट होने लगी तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब अब बहुत हालात खराब हो गए, अब हम अपने अवार्ड वापस कर देते हैं। तो किसी ने पूछा तुम क्यों कर रहे हो? बोले इसीलिए लिए थे, इसलिए वापस कर रहे। तो मैं जो कहना चाहता हूं कि भारत का समाज और भारत के लोग, माफ कीजिएगा, 2014 से पहले आपने इस देश के अंदर आतंकवाद को पनपने दिया, आपने जिहादियों को पनपने दिया, आपकी इग्नोरेंस की वजह से पनपे। और आज जम्मू कश्मीर आजाद रिपब्लिक सेकुलर इंडिया के अंदर एक इस्लामिक स्टेट है ऑफिशियली। इसमें समाज की जिम्मेदारी है। यह नहीं होगा कि हम 370 हटाएंगे, 370 हटाएंगे और 370 नहीं हटाई। आपने कितना दबाव बनाया था इससे पहले? कितने लोग कश्मीर के बारे में जानते थे कि कश्मीर में हो क्या रहा है? कितने लोगों ने दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन को निकाल के पढ़ा कि इसमें यह फ्रॉड कैसे हुआ है? हमने उसकी चर्चा तक नहीं की। और जब हमारी खामोशी रही, हम अपने कामों में बिजी रहे, तो उन्होंने रातों रात अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक के बाद एक बदलाव किए। और दिल्ली में वो जो लोग जिनको सेकुलरिज्म कहलवाने का या सेकुलर कहलवाने का बड़ा शौक था, उन्होंने सारे कंसेशन दे दिए। आज लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली आपने जम्मू कश्मीर को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया है। मैं सत्ताओं से कभी शिकायत नहीं करता कि सत्ता ने, इस सत्ता ने ये नहीं किया। सत्ता वही करती है जो समाज चाहता है। क्या वजह है कि क्या आपका जन्म 2004 में हुआ है? 2014 में हुआ है क्या आपका जन्म? 2014 में जो आपने किया, क्या वजह है कि जो आप चाहते हैं वही हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं तो फिर डोजियर दिए जाते। आपने एहसास कराया कि सत्ता में जो बैठेगा वो हमारी बात पहले मानेगा, हमारी सोच को रिफ्लेक्ट करेगा। तो जब आपने दबाव बनाया तो मंजर बदला कि नहीं बदला? डोजियर की जगह डोज चली गई है,
इंटॉलरेंट वालों से कोई ये पूछ ही नहीं रहा है। अब वो बेचारे कह रहे हैं कि हम इंटॉलरेंट बनाएं या इग्नोरेंट बनाएं। अब उनको कोई पूछ ही नहीं रहा, उनसे कोई उनका नोटिस ही नहीं ले रहा है। उनका आपने अवार्ड वापस कर दिया, ठीक है